Reflections on the Reawakening East for class second year or faculties. Vocabulary short answer questions. Professor Shahla Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। सबसे पहले हम इसकी वोकेबलरी देखेंगे। इससे पहले हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं पिछली जो हमारी वीडियोस रही हैं उसमें। अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आसान इंग्लिश में भी माने देखेंगे और उर्दू में भी देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास है रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस का मतलब है सीरियस थॉट और कंसिड्रेशन, यानी किसी चीज़ पर गौर व फिक्र करना संजीदगी के साथ। उसके बाद दूसरा वर्ड है रीअवेकनिंग, द रिन्यूअल ऑफ एन इंटरेस्ट और फीलिंग। असर नौ बेदारी, किसी बात को शुरू से सोचना और समझना, उस पर गौर करना। आउटस्टैंडिंग, नोटिसेबल, नुमाया। एमिनेंट, प्रोमिनेंट यानी मशहूर। पर्सपेक्टिव, आउटलुक, तनाजुर। इनफेबल्ड मीन्स वीकेंड, कमज़ोर। बारबेरिज्म, एक्सट्रीम क्रुएलिटी एंड ब्रूटैलिटी, बर्बरियत। इंसुलैरिटी, नैरो माइंडेडनेस, तंग नज़री। एबिस, बॉटमलेस, पाताल, गहराई, अथाह। पायनियर्स, फाउंडर्स, पैशरो। ऑक्सीडेंटल, वेस्टर्न कंट्रीज़, मगरबी ममालिक। सब्जेक्शंस, अंडर वंस अथॉरिटी, महकूम। थ्रेटन्ड, इन डेंजर, एट रिस्क, खतरे में पड़ा हुआ होना। एडुकेटली, इनफ, सफिशेंट फॉर द पर्पस, काफ़ी या मुनासिब होना। इंसोलेंस, डिसरिस्पेक्ट, गुस्ताखी या बेअदबी। फरे, वायलेंट, एंगर, शदीद गुस्सा, मज़ाहमत। रेमिनेंट, ट्रेस, रिमेनिंग, बाकियात। रिलक्टेंट, होल्डिंग बैक। साल्वेज, रेस्क्यू फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, ख़त्म होने से बचाना। डूम्ड, लॉस्ट, ख़त्म हो जाना। श्रेड्स, सेगमेंट्स, टुकड़े। लैग बिहाइंड, फेल टू कीप अप, नाकाम साबित हो जाना, पीछे रह जाना। इंडिग्नेंट, एंग्री, नाराज़गी से भरपूर। एलोक्वेंटली, वोकली, फसाहत ज़बान के साथ, बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को बयान करना। इमेंस, वास्ट, वसी। कॉम्पिटराइट्स, फेलो, कंट्रीमैन, हम वतन या हम असर, जो ज़माने में आपके साथ हों। स्पिनिंग व्हील, सिंबल ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन, खुद पैदावारी। बाउंड, लिमिटेड, महदूद। परवेल, कॉन्कर, फतह करना। सिस्टर, थ्रेटनिंग ईविल या मनहूस। फेंटिस्ट, वेग, गैर वाज़े। डिज़ास्टरस, रुइनस, तबाहकुन। प्रिजर्व, सेव, बचाना या महफूज करना। स्वैम्प्ड, ड्रॉन्ड, डुबो देना। कॉस्मोपॉलिटनिज्म, पर्टिनेंट और कॉमन टू द होल वर्ल्ड, कॉमन टू द होल वर्ल्ड। मुहिब्बे आलम, पूरी दुनिया में मोहब्बत करने वाला, सारी दुनिया का शहरी। मीनस, अ थ्रेट और डेंजर, रिस्क या खतरा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी ऐसे सवाल जिनका के मुख्तसर जवाब दिया जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन द अवेकनिंग ऑफ द ईस्ट बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, यानी ईस्ट की अवेकनिंग जो है उसको आप बेहतर तरीके पर कैसे समझ सकते हैं। तो बटन रसल ने जो अपने मज़मून में जवाब दिया है वो ये है कि बटन रसल सेज दैट द अवेकनिंग ऑफ द ईस्ट इज़ वन ऑफ दोज इनॉर्मस मूवमेंट that can only be understood properly when viewed in a wide historical perspective। बटन रसल कहता है कि अवेकनिंग ऑफ द ईस्ट जो है, ईस्ट का जो बेदार होना है वो हम एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, लिहाजा उसको हम सिर्फ उस वक्त समझ सकते हैं जबकि हम जो उसका तारीख़ी पस मंज़र है उसमें जाकर इस चीज़ को देखें। It is because the alteration of power between the East and the West have occurred throughout the last 2000 years and more। और उसकी वजह क्या वो बताता है, उसकी वजह ये बताता है इसलिए कि पिछले कई सालों से, यानी इट इज़ बिकॉज द अल्टरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट अकर्ड थ्रू आउट द लास्ट 2000 सालों से, पिछले 2000 सालों से ऐसा होता चला आ रहा है कि कभी ईस्ट डोमिनेंट होता है और कभी वेस्ट। तो ज़ाहिर है कि अब जो रीअवेकनिंग है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि देखा जाए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। इसके बाद आ जाइए दूसरे सवाल पर। Why it is insular for European historians to term the centuries after the fall of Roman Empire the Dark Ages?
अब ये एक डिसरिस्पेक्ट बात क्यों है यूरोपियन हिस्टोरियंस की, यूरोपियन के तारीखदान जो है यूरोप के उनकी, कि वो जो है जब फॉल ऑफ रोम के बाद जो पीरियड है, जो ज़माना है, उसको डार्क एज या हम दौर जहालत उर्दू में जिसको लिखा जाता है उस, या तारीख दौर कहा जाता है। वो क्यों उसको तारीख दौर कहा जाता है, तो इसका जो जवाब है वही देता है। इट इज़ इंसुलर फॉर यूरोपियन हिस्टोरियंस टू टर्म द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर द डार्क एजेस, बिकॉज आफ्टर द फॉल ऑफ द रोम it was only the European areas where the civilization was not present and barbarism was prevailing. On the other hand, in China and in the Muhammad world, there was a brilliant civilization, and the supremacy of the East was not only military but science, philosophy, poetry and art also flourished at that time. तो बताते हैं कि ये डिसरिस्पेक्टफुल यूरोपियन हिस्टोरियन की वजह के लिए, इस वजह से है, हम इसको इसलिए से समझते हैं क्योंकि कई बरसों से, सेंचुरी, सदियों से, कई सदियों से आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के ख़त्म हो जाने के बाद जो उसको डार्क एजेस कहा जा रहा है, उसकी वजह क्या है कि फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के बाद तो सिर्फ यूरोप में ख़राबी थी, यूरोप के जो एरियाज़ थे वहाँ सिविलाइजेशन, तहजीब नहीं थी, वहाँ बारबेरिज्म यानी बर्बरियत थी। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम चाइना में देखें जो कि ईस्ट में है, या हम मोहम्मदन वर्ड को देखें, तो दोनों जगहों पे मोहम्मदन वर्ड यानी अरब को देख लें, अरब के जो इलाके हैं वहाँ पर जहाँ पे खिलाफत थी, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ तो बहुत बेहतरीन ब्रिलियंट सिविलाइजेशन थी। और सिर्फ यही नहीं कि वो लोग, उनकी सुप्रीमेसी जो है वो मिलिट्री में थी कि उनकी फ़ौज बहुत ज़बरदस्त थी, बल्कि साइंस में, फ़िलासफ़ी में, पोइट्री में, आर्ट में, हर चीज़ में उस वक्त में वहाँ पे वो लोग तरक्की कर रहे थे। तो लिहाजा जब ईस्ट तरक्की पर था और यूरोप जो है वो बुरी हालत में था, तो यूरोप कहता है सारी दुनिया बुरी हालत में थी, तो ये बात तो गलत है। लिहाजा उसको कहता है कि ये हिस्टोरियन के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है कि वो ऐसा कहते हैं। इसके बाद तीसरे सवाल पर आ जाइए। हु वर द पायनियर्स ऑफ द वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। आसान सा सवाल है, आसान सा ही जवाब है इसका कि पायनियर कौन है, उसके पेशरू कौन है जिन्होंने इसको शुरू किया। तो कोलंबस एंड द वास्को डी गामा वर द पायनियर्स ऑफ द न्यू वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म एंड साइंटिफिक टेक्निक वाज इट्स मेन वेपन। और इसका मेन वेपन जो था वो क्या था, वो साइंटिफिक टेक्निक्स था जिसको कि उन्होंने इस्तेमाल किया। अभी भी हम देखते हैं कि यूरोप आगे अगर है या मशरिक़ से, तो उसकी वजह यही है कि वहाँ साइंस में लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है, जिसकी वजह से वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चौथा सवाल हमारा है, वाई डज़ द ऑथर कंसीडर इट यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑथर ये क्यों समझता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को रेजिस्ट करना जो है वो बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जवाब है, इट इज़ यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ हेल्पफुल। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को यूजलेस समझना या उसको यूजलेस समझ उसको रेजिस्ट करना, उससे इनकार करना बेकार क्यों है, इसलिए कि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, सनतों का होना बहुत हेल्पफुल है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ द पावर एंड प्रोग्रेस। ये ताकत की और तरक्की की एक ज़रिया है। इट हेल्प्स इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े से वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन में ये हमें मदद देता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। किसी भी कौम की दौलत को और उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद देता है। द पावर ऑफ नेशन एंड स्टेट डिपेंड्स अपॉन इट्स रिच एंड पावरफुल इकोनॉमी ऑब्टेन थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयरफॉर इट इज़ यूजलेस टू रेजिस्ट अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी भी मुल्क की ताकत जो है वो डिपेंड करती है उसकी इकोनॉमी पर और उसके जो पास जो पैसा है उस पर, और ज़ाहिर है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हासिल होता है। लिहाजा इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट में जाना किसी तरह भी अक्लमंदी नहीं है, बल्कि एक बेकार बात है। पांचवा सवाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट द टैंग डायनेसिटी। टैंग डायनेसिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। जवाब है, टैंग डायनेसिटी वॉज अ पावरफुल डायनेसिटी रूल चाइना बिटवीन 618 एंड 907 AD। यानी 618 और 907 AD के दरमियान में टैंग डायनेसिटी वहाँ पर थी और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ताकतवर थी। इट एक्सटेंडेड चाइनीज़ रूल ओवर अ वास्ट एरिया। उस वक्त चाइना का रूल जो है एक बहुत बड़ी एरिया में था। बट वॉज ऑल्सो नोटेबल फॉर इस इनकरेजमेंट ऑफ द आर्ट्स ऑफ पीस विद इन चाइना इटसेल्फ। और इस वजह से भी ज़्यादा काबिल मशहूर है, काबिल एहतराम है या नोटेड है। इसकी वजह ये है कि ये इसने न सिर्फ वहाँ पे चाइना में अमन कायम किया, बल्कि चाइना में जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ों को उसने आगे इनकरेज किया। पेपर मनी एंड प्रिंटिंग वर नोन इन चाइना ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इसी वक्त में जो है पेपर मनी, जो कागज़ के नोट हमें अब मिलते हैं, वरना इससे पहले ज़माने में तो जो था लोग सामान के बदले में सामान लेते थे ना, लेकिन उसी ज़माने में चाइना में जो है वो पेपर मनी मौजूद थी। और इसके साथ ही सेंचुरीज बिफोर दे वर नोन इन यूरोप, कई बरसों के बाद, कई सदियों के बाद यूरोप में वो पेपर मनी आया। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एफिशिएंट एंड द आर्ट, पर्टिकुलरली पोइट्री एंड पेंटिंग, फ्लरिश।
एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त थी टैंग डायनासिटी के ज़माने में, और आर्ट्स और पोइट्री जो है और पेंटिंग है उस ज़माने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। तो लिहाजा टैंग डायनासिटी जो है ये एक बहुत ही आला और बहुत ही नोटेबल डायनासिटी थी, जो चाइना में 618 और 907 के दरमियान थी। चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसकी तफसील है, यहाँ पर आपको इसलिए हम बता रहे हैं अच्छी तरह से ट्रांसलेशन करके और इसको एक्सप्लेन करके, ताकि जब आप सवाल को याद करें तो आपको पता हो आप क्या याद करें, आप किस जवाब को याद करें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इन द ऑथर ओपिनियन शुड एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड व्हाट शुड दे रिजेक्ट। ऑथर की ओपिनियन में क्या चीज़ें हैं जो एशियन कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो कि उनको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो जवाब है, रसल वांट्स एशिया टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉपीइंग द मिस्टेक्स ऑफ द वेस्ट। रसल क्या चाहता है, बटन रसल चाहता है कि एशिया जो है वो रिफ्रेन रहे, रुका रहे वेस्ट की मिस्टेक्स को कॉपी करने से। एशिया शुड लर्न द डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें। शुड नॉट रन आफ्टर द सुप्रीमेसी ऑफ मिलिटरिस्टिक मैकेनाइजेशन, और इस बात के पीछे दौड़ ना लगा दें कि मिलिट्री में आगे हो। द लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बींग्स, और लोगों से ज़्यादा जो है वो ताकत को की हुकूमत या हुकूमत करने को जो है उससे मोहब्बत करें। दे शुड नॉट विश टू इमिटेट द रूथलेस लव ऑफ पावर दैट इज़ ब्रिंगिंग द वेस्ट टू डिज़ास्टर। उनको चाहिए, वो मशवरा देता है कि उनको चाहिए कि वो बिल्कुल भी नकल ना उतारें उस रूथलेस तरीक़ेकार की, वो जो बेरहमाना तरीक़ा है जिसमें कि बस पावर से मोहब्बत की जा रही है और इंसानों से नहीं की जा रही। इस मोहब्बत ने क्या किया है कि वेस्ट को एक बड़ी तबाही की तरफ लेकर आ गया। एशिया शुड लर्न इंडस्ट्री एंड मैकेनाइजेशन दैट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस। एशिया को इंडस्ट्री सीखनी चाहिए, मैकेनाइजेशन सीखनी चाहिए, टेक्निक सीखनी चाहिए, मगर सिर्फ उतनी जितनी कि उनकी आज़ादी कायम रह सके, जिसकी वजह से एशिया शुड प्रिजर्व दियर ग्लोरियस ट्रेडिशन। एशिया को क्या करना चाहिए, ये एक मशवरा है जो वो देता है कि एशिया को चाहिए कि जो उसकी ग्लोरियस शानदार किस्म की रिवायतें हैं उसको वो ज़रूर बचा के रखें। एंड मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर लाइक चाइना, एंड मस्ट नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर लाइक चाइना। और चाइना की तरह इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जिस तरह के चाइना में हो गया कि चाइना की अपनी जो ग्लोरी है, जो अपना ट्रेडिशन है उनकी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब चाइनीज़ लोग वही लिबास पहनते हैं जो कि वेस्टर्न कंट्री में पहना जाता है, उसी तरह खाते पीते हैं, उसी तरीक़ेकार पर खाते पीते हैं जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में खाया जाता है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि एशिया को चाहिए कि वो ऐसा ना करे। इसके साथ ही जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं। मज़ीद क्वेश्चंस भी यकीनन इसमें बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जाने वाली बातें हैं उनको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दे दिया है। इसको ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह करे कि आपको इम्तिहानात में कामयाबी हो और ये सवालात और ये तमाम चीज़ें आपके काम आएँ। चैप्टर की रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर की रीडिंग पिछली वीडियोज़ में मैंने दी हुई है, उसको बार बार ज़रूर सुनिए, ताकि जब आपको MCQs पूछे जाएंगे तो उस 50% MCQs हैं उसमें आप आसानी के साथ जो है वो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे लिए ज़रूर दुआ खैर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ भी हम दे सकें। आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हमें आगे काम करने में ज़्यादा हमारा दिल भी लगेगा और हम मोटिवेट होंगे। तो ज़रूर ये नहीं कि सिर्फ तारीफ़ों की आपको ज़रूरत होती है, हमें भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसको ज़रूर लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।